जिसके कारण सैमसंग जैसी कंपनीज ना तो फ्रीली ऑपरेट कर पा रही थी और ना ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रही थी। लेकिन जो डैमेज है ना वो ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि जो कोरिया की इकोनॉमी थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। और यहीं से सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जितने भी फोन्स अवेलेबल होते हैं उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। तकरीबन 1.5 लाख फोन्स को वहां पर इकट्ठा किया जाता है और उन सभी फोन्स को जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी के सामने ली ब्यूंग चुल, एक 26 साल का कोरियन लड़का जो कि अपनी स्टडीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद एक राइस मिल ओपन करता है। वो अपने इस बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट होता है और अपना पूरा टाइम इसी बिजनेस में लगा देता है। लेकिन ये बिजनेस बिना कोई प्रॉफिट बनाए फेल हो जाता है। पर वो यंग लड़का कोई हार नहीं मानता है और 1938 में एक नई ट्रेडिंग कंपनी ओपन करता है जिसका नाम रखा जाता है सैमसंग। सैमसंग की शुरुआत 1938 में होती है जब ली ब्यूंग चुल एक ट्रेडिंग कंपनी ओपन करते हैं। ये ट्रेडिंग कंपनी ग्रोसरीज, फिश और नूडल्स बेचा करती थी। ली ब्यूंग चुल एक वेल्थी फैमिली से आते थे जिसके कारण वो अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली फ्यूल भी कर पा रहे थे। और इनिशियली इस कंपनी में 40 एम्प्लॉयज भी थे। अभी उन्होंने दूसरा बिजनेस तो यहाँ पर स्टार्ट कर लिया था, लेकिन इस बिजनेस पर भी फेल होने के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोरिया को जापानीज लोग रूल किया करते थे, जिसके कारण कोरियन कंपनीज को बिजनेस करने की इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी। जिसके कारण सैमसंग जैसी कंपनीज ना तो फ्रीली ऑपरेट कर पा रही थी और ना ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रही थी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि ये बिजनेस अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. और इसका कोरिया या फिर कोरियन कंपनीज पर डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि जापान भी 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो जाता है। पर जैसे तैसे करके ये कंपनी सर्वाइव कर जाती है और 1945 एक नई सुबह के साथ में आता है सैमसंग के लिए, क्योंकि 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली एंड हो जाती है। Long live the cause of freedom. God save the king. जिससे सैमसंग को एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन जो डैमेज है ना वो ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि जो कोरिया की इकोनॉमी थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी और इसको रीबिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर हेल्प तो क्या ही हो पाती, क्योंकि कोरिया खुद ही यहाँ पर 2 कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। और इन सभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज के कारण ना यहाँ पर सैमसंग डिसीजन लेती है कि वो अपना हेडक्वार्टर टाइगू, जहाँ पर सैमसंग एक्चुअल में फाउंड हुआ था, वहां से शिफ्ट करके सियोल सिटी में ले जाएंगे। और 1947 में वो ऐसा ही करते हैं। सियोल सिटी में मूव होने के बाद सैमसंग यहाँ पे रियलाइज करता है कि काफी तरह के गुड्स की जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो उस चीज का बेनिफिट लेने के लिए सैमसंग यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम रखा जाता है सैमसंग मल्सन कंपनी। ये कंपनी स्पेसिफिकली गुड्स को इंपोर्ट करने का काम करती है और ऐसे ही धीरे धीरे सैमसंग कोरिया की टॉप 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनीज में एंटर हो जाता है। पर ये कुछ ही ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि इसके कुछ ही टाइम बाद कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसमें दोनों कंट्रीज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ना काफी भयंकर वॉर होती है और इस वॉर के कारण सैमसंग को फिर से अपना हेडक्वार्टर सियोल सिटी से ब्यूसन सिटी में शिफ्ट करना पड़ जाता है। पर ये शिफ्टिंग सैमसंग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। हालांकि यहाँ पर शिफ्टिंग करने के बाद ना सैमसंग को एक चीज अच्छे से रियलाइज हो जाती है कि अगर इस गेम में लंबे टाइम तक बने रहना है देन उनको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। और यहीं से सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सैमसंग धीरे धीरे नई इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं शुगर रिफाइनरी से, जो कि इमीडिएट सक्सेस साबित होती है। उसके बाद में वो वुलन मिल लगाते हैं, वो भी काफी बड़ी हिट साबित होती है। तो 1950 से लेकर 1960 तक सैमसंग कई सारे नए बिजनेसेस यहाँ पर स्टार्ट करता है और कई तरह की नई नई कैटेगरीज में एंटर करते हैं, जैसे कि फाइनेंस, रिटेल, इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज। लेकिन फिर 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर शुरुआत करता है और इनका सबसे पहला प्रोडक्ट होता है एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। उसके बाद में कई सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि कलर टीवी, वीसीआर और माइक्रोवेव वगैरह यहाँ पर लॉन्च करते हैं। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में तो आ चुके थे, पर यहाँ पर भी इनको एक काफी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो मेनली सेमीकंडक्टर यूज किए जाते थे ना, वो यहाँ पर सैमसंग इंपोर्ट करता था, जिसका मतलब क्या होता था कि उनको अपने प्रॉफिट का मेजर हिस्सा टैक्सेस और इंपोर्ट में देना पड़ता था। तो इस चीज को टैकल करने के लिए सैमसंग यहाँ पर कोरिया सेमीकंडक्टर कंपनी को एक्वायर कर लेता है, जिसमें वो अपने इन हाउस DRAM चिपसेट को बनाता है। और ये मूव इनका आगे जाकर काफी सक्सेसफुल भी साबित होता है। अभी यहाँ से सैमसंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है। लेकिन फिर 1987 में सैमसंग के लिए एक काफी बुरा दिन
आता है जब ली ब्योंग चुल की डेथ हो जाती है। उनके बाद में ये पूरा एम्पायर हैंड ओवर किया जाता है उनके बेटे ली कुन ही को, जो कि सैमसंग के नए चेयरमैन भी बनते हैं। हालांकि इसके अगले साल यानी कि 1988 में सैमसंग अपने 2 साल की R&D की मेहनत के बाद अपना सबसे पहला मोबाइल फोन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है SH100। सैमसंग ने इस फोन को बनाने के लिए काफी ज्यादा R&D करी थी, काफी ज्यादा टाइम और काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे थे, लेकिन ये फोन कंपनी के लिए काफी बड़ी फेलियर साबित होता है। पर ये फोन ना कंपनी को काफी तगड़ा एक्सपीरियंस देकर जाता है और ये एक्सपीरियंस का सैमसंग आगे जाके काफी ज्यादा फायदा भी उठाती है। सैमसंग अभी इन सब में डाइवर्सिफिकेशन तो करते जा रहा था पर वो क्वांटिटी की रेस में क्वालिटी को लूज कर रहा था, जिसके कारण उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो सैमसंग के चेयरमैन एक दिन फ्लाइट में फ्रैंकफर्ट जा रहे होते हैं जहां पर उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन वो एक फोन कॉल करते हैं और विद इन द कंपनी काफी तगड़े चेंज की डिमांड करते हैं और ये जो फोन कॉल है ना ये उस टाइम पर रिकॉर्ड करी जाती है ताकि जो भी एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है उनको बाद में ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई जा सके। जैसे वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी पहुंचते हैं ना, वहां पर जाकर वो 200 लोगों से कंटिन्यूसली मीटिंग करते हैं जिसमें वो सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करते हैं, चेंज की। इवन दो उस टाइम उनका एक कोट भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था जहां पर उन्होंने बोला था चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। अभी इससे एक क्लियर मैसेज आ रहा था कि वो अपने विजन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। हालांकि ये जो मीटिंग है ना ये 1993 में हुई थी और 1995 में सैमसंग के चेयरमैन कुछ फोन्स को गिफ्ट करते हैं। हालांकि ये जो फोन्स है ना ये सैमसंग के चेयरमैन के लिए काफी बड़ी एम्बेरसमेंट का कारण बनते हैं क्योंकि इन फोन्स में काफी ज्यादा दिक्कतें थी, मतलब कि क्वालिटी के इश्यूज एक बार फिर से आए थे। भाई इसके बाद में ना असली गेम शुरू होती है क्योंकि सैमसंग के चेयरमैन ये सारी चीजों को अपने ऊपर ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी फोन्स अवेलेबल होते हैं उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। तकरीबन 1.5 लाख फोन्स को वहां पर इकट्ठा किया जाता है और उन सभी फोन्स को जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी के सामने आग लगा दी जाती है। और अभी ऐसा ली कुन ही इसलिए करते हैं ताकि वो एक मैसेज कन्वे कर सके अपने कॉम्पिटिटर्स और एम्प्लॉयज को कि सैमसंग अभी सिर्फ क्वालिटी पर ही फोकस करेगा। जैसे ही आग बुझती है और डिब्रिस को क्लियर आउट किया जाता है, सैमसंग R&D में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है और 1996 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए CEO को अपॉइंट किया जाता है और ये CEO आगे चलकर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी अच्छे से मैनेज भी करते हैं। और इवन दो आगे चलकर जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना उसमें भी ये सैमसंग को उभरने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2007 पर। इस टाइम तक दुनिया में स्मार्टफोन्स की एंट्री हो चुकी है और एक ऐसी कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ही डिसरप्ट करने वाला है। We are calling it iPhone. पहला ही आईफोन काफी बड़ी हिट निकलता है और इस सक्सेस को देखकर सैमसंग भी इसका एक कॉम्पिटिटर निकालने में बिजी हो जाती है। हालांकि इसके दौरान यानी कि 2000 से लेकर 2008 तक सैमसंग ने कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करा था, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने पाम OS, विंडोज OS, बड़ा OS और अपना खुद का प्रोपेरिटी OS भी यूज करा था। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक क्लोथिंग स्टोर पर गया था और वहां पर जो शॉपकीपर था ना उसके पास में सैमसंग का ओमनिया सीरीज का स्मार्टफोन था और जो ओमनिया सीरीज है ना वो विंडोज OS पर बेस्ड थी। हालांकि वो पहली बार था जब मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किसी स्मार्टफोन के अंदर देखा था। हालांकि जो सैमसंग की ओमनिया सीरीज थी वो 2009 के बाद में आई थी, पर 2008 में एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की एंट्री हो चुकी थी जो कि HTC ने लॉन्च करा था और उसके बाद में सैमसंग भी यहाँ पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करती है और 2010 में अपना सबसे पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S को इंडस्ट्री में लॉन्च करती है। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है ना इनके सबसे पहले फोन की तरह काफी बड़ी फेलियर निकला था। हालांकि ये जो स्मार्टफोन था ना ये पूरी तरह से आईफोन का अल्टरनेटिव था। सैमसंग ने इसमें एक बड़ी डिस्प्ले यूज करी थी, 5 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया था और ये सैमसंग की ऑफिशियल एंट्री थी एक हाई एंड सेगमेंट में। लेकिन इसके बाद में सैमसंग की पहली सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस आती है जो कि होता है सैमसंग गैलेक्सी S2। ये फोन अपनी बिल्ड क्वालिटी, स्लीक डिजाइन और अपनी परफॉर्मेंस के कारण अराउंड 40 मिलियन यूनिट्स को सेल कर देता है और धीरे धीरे ऐसे ही सैमसंग अपनी इनोवेशन पर फोकस करती है और इसके बाद में धीरे धीरे सैमसंग अपनी नोट सीरीज को भी लॉन्च कर देती है और ऐसे ही कंटिन्यूअसली इनोवेशन पर फोकस करती है। और फिर आगे चलकर हमें अच्छे से पता है कि सैमसंग की S सीरीज कितनी ज्यादा सक्सेसफुल और कितनी ज्यादा इनोवेटिव साबित होती है और उसके बाद में ये फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करते हैं और आज के टाइम में सबसे ज्यादा फोल्डेबल स्मार्टफोन्स ना सैमसंग कंपनी के ही बिकते हैं। हालांकि ये जर्नी भी सैमसंग के लिए इतनी ज्यादा आसान नहीं थी क्योंकि सैमसंग पर काफी तरह के एलिगेशंस लगे थे, जैसे कि करप्शन के और लेबर एक्सप्लॉयटेशंस के एलिगेशंस लगे थे। इसके अलावा सैमसंग को कई सारे लॉ सूट्स भी यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। हालांकि इन सभी के बावजूद सैमसंग की आज ब्रांड वैल्यू $91.4 बिलियन की है जो कि इनकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और कंज्यूमर ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि कैसे आईफोन इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हर कोई आईफोन ही खरीदना चाहता है। वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।